ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आया हूँ। आज इस सेट में हम लोग कुल 15 प्रश्न को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर खुद से आंसर लगाने का प्रयास करें और फिर अपनी तैयारी के स्तर की जाँच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? यहाँ पे बात कर रहा है आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। ठीक है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। या फिर आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा की जानी चाहिए। तो इसका आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आकलन जो होता है यानी जो हम लोग किसी भी बच्चे में जो सीखने का जो आकलन करते हैं कि उसने कितना सीखा या क्या स्तर है उसका सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन को शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया के तहत हम लोग उसको सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आकलित कर सकते हैं। आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए। अगर हम लोग सत्र की समाप्ति पे करते हैं तो इसमें हम लोग फिर उसको ठीक करने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर साथ साथ में सिखाने के साथ साथ में हम लोग आकलन करेंगे अधिगम का, तो फिर अगर जो कमियां रह जाएगी उसको सुधारने का अवसर हमारे पास होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाह्य एजेंसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिखा हम रहे हैं, अगर एक शिक्षक के रूप में हम सिखा रहे हैं तो एक शिक्षक को ही उसको आकलन करने का सर्वाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उसमें जो त्रुटियां रह गई होगी उसे वो सुधार सके। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? यहाँ बात कर रहा है सृजनात्मकता से। ठीक है, ऑप्शन है पहला अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। इसका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मकता से संबंधित होता है अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोत्स्की के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। या फिर बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। फटाफट इसका आंसर लगाइए। देखिए डी नंबर तो सबसे पहले काटिए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं तो उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुआ था। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग, वाइगोत्स्की सिद्धांत में इस तरह का कोई बात नहीं हुआ था कि तभी समझा जाएगा जब बस पशुओं का प्रयोग किया जाएगा प्रयोगशाला में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ जब अंतःक्रिया करते हैं तो वो सीखते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। या फिर चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है रीते बर्तन के समान होते हैं, यहाँ पे रेते हुए बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या फिर निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत में खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो देखिए यहाँ पे वयस्कों की चिंतन में वयस्कों की भांति कैसे हो सकते हैं? बच्चे का चिंतन का स्तर अलग होगा, वयस्कों का अलग होगा। यहाँ पे बड़ों के द्वारा दिए गए ज्ञान से भरा जाता है। ठीक है, ज्ञान से भरा जाता है बड़ों के ज्ञान, लेकिन सिर्फ बड़ों के ज्ञान से ही क्या भरा जाता है? बड़े के मार्गदर्शन से वो खुद के ज्ञान, खुद के जो सोचने की प्रवृत्ति होती है उससे वो अपने ज्ञान का घड़ा भरते हैं।
निष्क्रिय जीव होते हैं। निष्क्रिय जीव कैसे होंगे, उसमें क्रिया होती है, वो निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। या फिर बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों के अंदर जो त्रुटियां होती है वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होता है। करके किसी काम को करके सीखने की बात करते हैं ना, उसमें त्रुटियां होंगी, जितनी बार त्रुटियां होंगी वो उस चीज़ को जो है हर बार जो है उससे अलग तरीके से करने का प्रयास करेगा। अगर पहला अटेम्प्ट में कोई चीज़ गलत हो गया तो अगली बार वो दूसरा तरीका करेगा, फिर फेल हो गया तीसरी बार अलग तरीका करेगा, एक बार वो पास हो जाएगा, उस चीज़ को करने में सक्सेस हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बार बार गलती करने के क्रम में वो जो गलतियाँ कर रहा है उससे वो कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो बच्चों में त्रुटियाँ जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का ही एक अंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। दूसरा ऑप्शन कहता है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तीसरा ऑप्शन कहता है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। या फिर अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। चलिए फटाफट इसका आंसर लगाइए। समावेशी शिक्षा का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज कीजिए और उसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे कड़े नियम बनाए और कठोर दंड दें, पालन ना करने पर कठोर दंड दें, गलत हो गया। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, नहीं, किसी भी बच्चे का तिरस्कार नहीं करना है। हर समुदाय हर पृष्ठभूमि के बच्चे को ला करके एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये भी गलत। जो अच्छे हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, संपन्न घरों से हैं, उनको आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो जो बच्चे कमज़ोर होंगे वो हीन भावना उसमें आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा। बट डी ऑप्शन क्या कहता है कि जो बच्चे हैं हमारे पास, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, तो उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है या फिर सांस्कृतिक बैकग्राउंड जो है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना चाहिए और उस जानकारी के अनुसार, उनकी उस विविधता के अनुसार ही हमें अपनी कक्षा में बातें रखनी चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। क्या कह रहा है यहाँ पे? सुरेश एक लड़का है जो शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन ग्रुप में पढ़ना चाहता है। तो किस टाइप का ये दोनों में अंतर है? पहला कहता है मूल्यों का, फिर कहता है अभिक्षमता का, या फिर अधिगम शैली का, या फिर परावर्तकता स्तर का। तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर सही होगा सी। इसमें क्या होगा कि अधिगम शैली दोनों की अलग अलग है। सीखने की शैली, कुछ बच्चे क्या होते हैं एकांत में अकेले में चिंतन मनन करके उस चीज़ को सीखते हैं, कुछ होता है क्या ग्रुप डिस्कशन में डिबेट करके सीखते हैं। तो हर बच्चे की सीखने की शैली अलग अलग होती है। यहाँ पे क्या है, मदन और सुरेश की अधिगम शैली अलग अलग है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, या फिर एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से, हाँ, प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से हमारा क्या अभिप्राय है यहाँ पे? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति का मतलब नॉर्मल वे में देखा जाए तो हमारे आसपास का वातावरण जो होता है, बट उसमें हमारे आसपास के वातावरण में सिर्फ प्रकृति की चीज़ें नहीं, कुछ जो प्राकृतिक होती हैं तो कुछ यहाँ पे मैनमेड भी होती है, कुछ नेचुरल होती हैं तो कुछ मैनमेड भी होती हैं। बट जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती है,
जो जैविक बायोलॉजिकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेशल होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, या जो वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं कि एक वंश से दूसरे वंश के में क्या हायरार्की में क्या जीन्स में ट्रांसफ़र होगा, डीएनए ट्रांसफ़र, इस तरह उसके बाद जो पोषण का स्तर होता है, इन सब चीज़ों की बात हम लोग जो करते हैं वो प्रकृति की जब बात होगी तो जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं होंगी। क्लियर है? नहीं समझ में आया एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ। प्रकृति का पोषण, प्रकृति जिसमें कि पोषण की बात हो, इस तरह का कोई डिबेट रखा गया है, तो इसमें प्रकृति का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए पोषण से संबंधित बात क्या हो रही है, पोषण से संबंधित। तो वैसी प्रकृति जिसमें पोषण का बात होता हो, तो प्रकृति के में तो हमारा बहुत कुछ आता है, कुछ आर्टिफिशियल, कुछ नेचुरल, कुछ हमारे सजीव, कुछ निर्जीव, बहुत कुछ आते हैं। लेकिन वैसी प्रकृति, वैसी चीज़ों का यूज इसमें बात करना है जिसमें पोषण स्तर की बात हो। ठीक है, तो वो सजीव की ही बात होगी हमेशा। सजीव की बात होगी तो उनमें कुछ वंशानुक्रम सूचनाएं होंगी, उनके अंदर कुछ जैविक विशिष्टताएं होंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, सिर्फ यहाँ पे प्रकृति में व्यक्ति ही नहीं आता है, जानवर भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, तो ये शक्तियाँ तो बहुत तरह की होती हैं, कुछ नेचुरल, कुछ जोग्राफिकल, कुछ हमारे जो भौतिक संसार में जो बने होते हैं, जैसे कि हवा चलना, धूप के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, इन सारी शक्तियों के बारे में उनका पोषण में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या होगा, जैविक विशिष्टताएं की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे? जनसंचार माध्यम। ठीक है, नीचे दिए कथनों में कौन सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। जनसंचार के माध्यम से क्या हो रहा है कि पहुंच बढ़ रही है लोगों की तरफ। जैसे आज के समय में इंटरनेट, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग लगते हैं टाउन में, टीवी पे ऐड आता है ना, प्रचार, एडवर्टीजमेंट्स, इन सब तरीके से क्या हो रहा है कि माध्यम, इन सूचनाओं के माध्यम तक हमारी पहुंच बढ़ रही है और इसमें जो होता है उसकी अभिवृत्तियां, मूल्य और विश्वास को प्रभावित करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा तरीके से, जितने ज़्यादा लोगों तक आपका बात पहुँचेगा, आप उतने ज़्यादा लोगों से अपना विश्वास अर्जित कर पाएंगे। और लोगों तक पहुँचने का तरीका अभी क्या सबसे अच्छा? इंटरनेट, टीवी पे एडवर्टीजमेंट दीजिए, पोस्टर्स, होर्डिंग लगवाइए। ठीक है, तो इन सब तरह की चीज़ों से हम लोग जो है समाजीकरण में आसानी से माध्यम बन सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, नहीं है का बात कर रहा है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। सही नहीं है का बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ केवल की बात कर रहा है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, नहीं, बच्चे घर में भी सीखते हैं, अपने समाज में सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, खुद की सोच से भी कुछ सीखते हैं। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं, सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। क्लियर है? ये तीनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? पहली रणनीति कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में
उद्यम में सहायता होनी चाहिए, या फिर पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड तैयार करना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना, अगर आपके सोच रहे हैं क्या कि सीडीपी मैंने नहीं पढ़ा है, इसमें कहाँ ये कैसे होगा, कुछ अपना कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस लगा करके भी इस तरह के क्वेश्चन को यूज किया जाता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित, मतलब उसको अंदर से प्रेरणा जगाना करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ उससे ज़्यादा अंक लाओ, उससे ज़्यादा अंक लाओ, या फिर प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। प्रोत्साहन तक ठीक था बात, लेकिन ये दंड की बात जहाँ आ गई तो फिर आप उसको प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ये आप उसको जो है दबाव बना रहे हैं। यहाँ पे याद रखना है आपको क्या बात कर रहा है, अभिप्रेरित, मतलब उसको प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा कैसे? उसके अंदर खुद से प्रेरणा आना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा इसका ऐसे आंसर सही है। इसमें क्या बात कर रहा है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। अगर हम एक शिक्षक हैं, बच्चे के अंदर देखें कि उसके अंदर गाने का बहुत अच्छा टैलेंट है, तो हम उसी चीज़ को पकड़ के उसके लक्ष्य को निर्धारित करें कि तुम्हें इसी लाइन में अच्छा जाना है, तुम अच्छा कर सकते हो, और उसको कैसे तुम अपने गोल को अचीव करोगे इस लाइन में, उसके लिए जो हम लोग उसको सहायता करेंगे। ये सबसे अच्छी रणनीति होगी एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवांशिकता या फिर राजनीतिक दल? इसका आंसर तो हमको लगता है सब लोग सही लगाएंगे, बताने की जरूरत है क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार। परिवार जो होता है समाजीकरण का एक प्रमुख कारक होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है समूह कार्य देना, ग्रुप वाला। क्यों ये एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है? क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह के कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं, या फिर बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पे सबका आंसर सही होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जल्दी करने के सामर्थ्य बनाना इसके लिए कुछ नहीं होता है। बच्चे में क्या होता है, जब वो समूह में डिस्कशन करेंगे तो अधिक से अधिक विचार निकल के सामने आए और सीखने का मौका मिले। ठीक है, परस्पर सहयोग से किसी चीज़ को सीखने का मौका मिले, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे भी काटिएगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन तकनीक भी लगा सकते हैं, शिक्षक का काम आसान हो जाए इस ये सोच के कोई काम नहीं किया जाता है। हावी होना किसी बच्चे पे ये भी नहीं कहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन सी डिजीज का? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है पढ़ने व समझने में कठिनाई, तो पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। आपको मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को याद रखें, क्योंकि अगर हिंदी में इस तरह लिख के देता है कि पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता या फिर गति समन्वय अक्षमता, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। तो आपको ये नाम इंग्लिश वाला भी याद रहना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित करती है, और यहाँ पे इसका सही आंसर भी डिसलेक्सिया है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं बहुत दिन बाद, लगभग 5 दिन के बाद मैं आज ये वीडियो ला रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर आपका जितना अच्छा होगा तो काम करने में हमें भी उतना ही मज़ा आता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर वीडियो बनाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।